गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, वो अभी सेकंड यानी 2.2 पार्ट इकोनॉमी और एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज देखेंगे। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। किससे? एग्रीकल्चर से। रूस की जो मेजॉरिटी ऑफ रशिया यानी रूस का एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि पॉपुलेशन का किससे जुड़ा हुआ था? एग्रीकल्चर से। ठीक है, यानी इस कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की जो आबादी थी वह बहुत बड़ी संख्या में खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी, यानी खेती करती थी। लगभग रूसी साम्राज्य का 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, 85% रशियन जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, जो कि अपनी जीविका उपार्जन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी किसी और यूरोपियन कंट्री का क्या है इतना प्रतिशत नहीं था जितना कि इसका था। 85% जनता क्या है कृषि पर डिपेंड थी, यानी कृषि प्रधान देश था यूरोप। उसके बाद उदाहरण के तो फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के रूप में देखें तो फ्रांस और जर्मनी की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन कितना था? 40 to 50% सिर्फ कृषि पर निर्भर थी। फ्रांस और जर्मनी की यदि तुलना की जाए यूरोप की तुलना में तो 40% यानी 40 से 50% लोग ही कृषि पर निर्भर थे, और बल्कि यूरोप के कितने थे? 85%। ठीक है, उसके बाद रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रूसी साम्राज्य के जो किसान थे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था। एक्सपोर्टर यानी निर्यातक। ठीक है, उसके बाद देखें उद्योग बहुत कम थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम, यहाँ यानी कारखाने बहुत कम थे। कहने मतलब सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, सिर्फ दो ही। ठीक है, यहाँ पर दो सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ दो इंडस्ट्रियल औद्योगिक इलाके थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, यानी क्राफ्टमैन, सिर्फ कारीगर ही ज़्यादातर उत्पादन करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, यानी इनके साथ साथ कारीगरों के साथ साथ जो कारीगर उत्पादन करते थे उनके साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। उसके बाद देखें बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। 1890 के दशक में क्या है, बहुत सारे कारखाने क्या है सेटअप किए गए थे या स्थापित हुए थे या चालू हुए थे। जब रूस के नेटवर्क को फैलाया जा रहा था तब। ठीक है, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था तब क्या बहुत सारे वर्कशॉप या कारखाने क्या है सेटअप हुए थे। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। उसी समय ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, विदेशी निवेश, वो क्या है रूसी उद्योगों में बड़ी तेजी से क्या है निवेश बढ़ा था उनका भी।
और इन इलाकों में देखें तो कोयला उत्पादन क्या है, 2 गुना, और आयरन यानी आयरन और एंड स्टील, ठीक है, वो भी क्या है 4 गुना वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसी सालों में देखें तो यहाँ पर कोयला का उत्पादन क्या है 2 गुना हो गया था, और स्टील और आयरन का उत्पादन 4 गुना वृद्धि कर गया। और 1900 के दशक तक देखें तो कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति में थे, यानी कहने का मतलब जितने भी उद्योग धंधे थे वो निजी संपत्ति के अधीन थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे जितने भी थे जो। उसके बाद देखें तो यहाँ से मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली की घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग व बड़ी फैक्ट्रियां पर नज़र रखते थे। ठीक है, उसके बाद लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे वो भी क्या है नियमों को रोक पाने में या उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। ठीक है, वो रोक नहीं पाते थे। उसके बाद कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी। कितने घंटे? 15 घंटे। ठीक है, और जबकि कारखानों में मजदूरों आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे, जो कि 10-12 घंटे ही काम करते थे, जो कि काम जो निजी संपत्ति के चलते हुए मालिक उनसे क्या है 15 घंटे काम करवाते थे, 15-16। ठीक है, कोई समय नहीं था निश्चित, तो काम की पाली इस तरह बढ़ती जाती थी। और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो भी कुछ नहीं कर पाता था इसके चलते। फिर उसके बाद मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी, जो कि आप देख सकते हो इधर, ये डॉर्मेटरी है। ठीक है, ये एक बंकर के रूप में होते थे, जो लंबा हॉल कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनकी सोने की व्यवस्था की जाती थी। बस कमरे तो थे नहीं, एक लंबा हॉल होता था, सबको सुला देते थे बिछा के। उसके बाद देखें सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे, कि सामाजिक स्तर पर क्या है ग्रुप में बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। कुछ मजदूर थे वो स्ट्रॉन्ग लिंक यानी मजबूत संबंध बनाए हुए थे अपने विलेज से, जो अभी भी आए हुए थे, यानी अपनी यादाश्त में उनका गांव, अपनी यादों में अपने गांव को अभी भी संजो कर रखे हुए थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे, यानी बहुत सारे देखें तो वो अभी सिटी में ही जम चुके थे, यानी सेटल हो गए यहाँ पर। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी फर्क था, यानी कहने मतलब अब स्किल डिवाइडेड हो रहा था। दक्षता यानी कौशल कितना है, उनमें दक्षता कितनी है, वो भी क्या है फर्क था। आगे देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मेटल वर्कर्स
ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। क्या मानते थे? खुद को ही साहब मानते थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी स्वयं को क्या है? धातुकर्मी मजदूर स्वयं को क्या है? साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब, अरिस्टोक्रेट्स यानी कुलीन, धनवान। ठीक है। उसके बाद उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। उनके काम में क्या है? ज़्यादातर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण और स्किल, दक्षता या निपुणता की जरूरत होती थी, इसलिए वो अपने आप को बोलते थे। 1914 में देखें, 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी? 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। तो उनको क्या है? वेतन भी कम मिलता था पुरुषों की बजाय। ठीक है। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे, 3/4। ठीक है। तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। मैनर्स, ठीक है, ड्रेस, दोनों में दिखाई देता था साफ साफ। उसके बाद यदि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। क्या बना लिए थे? संगठन लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यानी एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या है? उन्होंने एक संगठन बना लिया था और ऐसे संगठन बहुत कम थे। ठीक है। इन विभेदों के बावजूद किसी मजदूर को क्या नौकरी से निकाल दिया जाता था या फिर मालिकों के खिलाफ उनको शिकायत होती थी तो वो क्या कर देते थे? स्ट्राइक कर देते थे। यदि एक मजदूर को भी निकालते थे तो सारी यूनियन क्या इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर देते थे, तो आप हमें काम से नहीं निकालते। अगर किसी को शिकायत होगी मालिक से, दिक्कत आ रही है, तो फिर भी क्या है? स्ट्राइक कर देते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। उसके बाद 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में, किसमें? टेक्सटाइल उद्योग में, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री, धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। यानी देखने में स्ट्राइक है वो कहाँ क्या है? बड़ी काफ़ी मात्रा संख्या में की गई थी। एक तो कपड़ा उद्योग में 1896-97 में, और धातु उद्योग में भी 1902 के दौरान बहुत सारी हड़तालें की गई थी, देखने को मिला। उसके बाद देखें देहात जो कंट्री साइड, देहाती इलाका है, देहाती में ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती ही करते थे। क्या करते थे? किसान क्या है? कंट्री साइड में क्या है? ज़्यादातर क्या है? खेती करते थे। लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों और राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। लेकिन बड़े भूभाग पर देखें तो किनका दबदबा था? ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर सामंतों, राजशाही राजाओं का या ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे उनका ज़्यादा दबदबा था। ठीक है। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। ठीक है। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। आगे देखें, दे वर डीपली रिलीजियस, यानी वे किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, या वे बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। और लेकिन उनमें से कुछ किसान ऐसे थे, इक्का दुक्का छोड़कर अपवादों में देखें तो कुछ सामंतों, जो नवाबों के जो लोग थे, उनका बिल्कुल भी वो क्या है? सम्मान नहीं करते थे। ठीक है।
नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, पोजीशन, ठीक है, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा थी। जार जो कि राजा था रशिया का, और सेवाओं के बदले मिली हुई थी, सर्विस के बदले मिली हुई थी, ठीक है, जो कि उनके लोकप्रियता की हासिल नहीं की थी उन्होंने। जार के प्रति निष्ठा और जो सेवा भाव था उसके बदले उनको जो क्या है पॉपुलैरिटी हासिल, लोकप्रियता हासिल की थी उन्होंने। लोग तभी मानते थे उनको। आगे देखें, यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रितानी के किसान न तो केवल नवाबों का सम्मान करते थे, किसका नहीं, नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाई लड़नी पड़ती थी, ठीक है, क्या करनी पड़ती थी, उन किसानों को क्या है, उनके प्रति लड़ाई भी लड़नी पड़ती थी। आगे देखें, इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर जो जमीन है उनको छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। किसके बीच बांट दी जाए, किसानों के बीच। और जो वहां पर बहुत अधिक लगान लिया जाता था, जो कि लगान भी नहीं चुकाते थे, ठीक है। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर दी जाती थी, और जब लगान नहीं चुकाया जाता था तो जमींदारों की क्या है, गुस्से में आकर वो उनकी हत्या भी कर देते थे, और की जा चुकी थी कईयों की। तो 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। यदि देखें तो 1902 में रशिया के बहुत दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई या घटी। 1905 में देखें, 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लग गई कि लोग किसान क्या गुस्साने लगे, तो परेशान होने लगे, तो फिर क्या है, ऐसी परेशानियां या सिचुएशन, कंडीशन आने लग गई, समस्या। उसके बाद देखें तो पूरे रूस में ऐसा फैल गया था पूरा रूसी क्रांति, ठीक, किसानों के द्वारा, उधर मजदूरों के द्वारा हो रही थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे, यानी अनोदर टाइप से क्या है, एक टाइप से और अलग तरीके से क्या है, वो भिन्न थे रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों से, ठीक है। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, यानी कहने मतलब यहाँ के जितने भी किसान थे वो अपने समय पर क्या, कम्यून यानी मीर को क्या है, अपनी जमीन सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। और कम्यून ही क्या है, फिर हर किसान की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से जिसको जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से क्या है, उसको जमीन बांटता था फिर, ठीक है। कम्यून का मतलब है एक तरह का मुखिया ही मान लो, ठीक है। यह आपका चैप्टर हो गया। थैंक यू।